हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। देखिए, तुगलक वंश जो था उसका टाइम पीरियड जो था वो था 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक। तुगलक वंश का टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1320 से लेके 1414 तक। देखिए, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1320 ईस्वी में। किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में किया था। कैसे किया था? जो नासिरुद्दीन खुसरो शाह था उसकी हत्या करके। ठीक, तो तुगलक वंश की स्थापना कैसे हुई थी? गयासुद्दीन तुगलक जो था वो नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर दिया। उसके बाद 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किया। फिर देखिए, दिल्ली सल्तनत काल में तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। यानी दिल्ली सल्तनत काल के अंतर्गत ही तुगलक वंश आता है। तो दिल्ली सल्तनत काल में तुगलक वंश के जो शासक थे उन्होंने सबसे अधिक समय तक जो है क्या किया है? शासन किया है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक जो था इसका जो वास्तविक नाम था वो था गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम जो था वो था गाजी मलिक। और तुगलक वंश का संस्थापक भी यही था। यानी तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इसने कब से कब तक शासन किया? 1320 से लेके 1325 ईस्वी तक। यानी गयासुद्दीन तुगलक जो था, कह सकते हैं कुल मिला के कि इसने 1320 से लेके 1325 ईस्वी तक शासन किया। ये तुगलक वंश का संस्थापक था और इसका जो वास्तविक नाम था वो गाजी मलिक था। तुगलक वंश के संस्थापक का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? वो था गाजी मलिक। मंगोलों को पराजित करने के कारण वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मलिक उल गाजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो गयासुद्दीन तुगलक को ही मलिक उल गाजी भी कहते हैं, क्योंकि ये मंगोलों को क्या किया था? पराजित किया था। इसके बाद देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। अकाल संहिता का भी निर्माण करवाया था। यानी नहरों का निर्माण और अकाल संहिता ये तुगलक वंश से संबंधित है। देखिए, तुगलक वंश में ही ये सब चीज़ें चालू हुई थी। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए क्या किया था? नहरों का निर्माण करवाया था और अकाल संहिता का भी निर्माण करवाया था। देखिए, दिल्ली सल्तनत काल में नहर बनाने वाला यह प्रथम शासक था। यानी दिल्ली सल्तनत काल में नहर इसके पहले हम लोगों ने जितना भी पढ़ा उसमें कभी नहर की जो है व्याख्या नहीं की गई। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या था कि नहर बनवाने का जो नहर निर्माण कार्य चलाया था वो गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले चलवाया था। इसके बाद देखिए, गयासुद्दीन के पुत्र का नाम जो था वो था जौना खां। गयासुद्दीन के पुत्र का क्या नाम था? जौना खां। जौना खां को ही मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता था। बाद में उसका नाम ही मोहम्मद बिन तुगलक पड़ा, जिसे उलुग खां की उपाधि प्रदान की गई। उलुग खां की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो गयासुद्दीन का जो पुत्र था जौना खां, उसी को उलुग खां की उपाधि प्रदान की गई। इसके बाद गयासुद्दीन ने अमीरों को भूमि पुनः लौटा दी। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जो भूमि दिए गए थे वो वापस जो दान की भूमि थे उसको वापस ले लिया गया था। और इसके बाद देखिए, जब गयासुद्दीन शासक बना तुगलक वंश का तो इसने क्या किया? उन अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया, या दान वाली जो भूमि थी उसको पुनः लौटा दिया। फिर इसके बाद 1325 ईस्वी में, कब? 1325 ईस्वी में तिरहुत की विजय के पश्चात दिल्ली लौटते समय तुगलकाबाद के निकट अफगान में ही सुल्तान की मृत्यु हो गई। यानी जो गयासुद्दीन तुगलक था इसकी मृत्यु हो जाती है 1325 ईस्वी में तिरहुत विजय से वापस लौटते समय। ठीक, अब हम लोग देखेंगे मोहम्मद बिन इनके जो बेटे थे मोहम्मद बिन तुगलक उनके बारे में। ठीक, तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे इन्हीं को जूना खां भी कहते थे। ये गयासुद्दीन तुगलक के बेटे थे और गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद जो उनका पुत्र था जूना खां वो गद्दी पर बैठा। इसके बाद इसने देखिए कुछ योजनाओं के कारण इसे स्वप्नशील, रक्त का प्यासा, पागल बादशाह तथा पढ़ा लिखा मूर्ख आदि नाम दिया गया। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। योजनाएं कैसी थी? जैसे इसने राजधानी परिवर्तन किया था, प्रतीक मुद्राएं चलाई थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसे किए थे। तो इसलिए इनको जो है क्या कहते थे? स्वप्नशील कहते थे और पागल बादशाह भी कहते थे, पढ़ा लिखा मूर्ख। यानी जब इसने देखो राजधानी परिवर्तन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो ये बहुत ज़्यादा विवादास्पद कदम उठाया गया था। इसने दिल्ली से क्या किया? देवगिरी में स्थानांतरण करना चाहता था राजधानी को,
सुल्तान देवगिरी को दूसरी राजधानी बनाना चाहता था ताकि दक्षिण भारत पर जो है बेहतर नियंत्रण स्थापित कर सके, और उसी का नाम इसने देवगिरी का नाम बदल के शायद दौलताबाद रखा था। ठीक, तो इस इन्हीं सब योजनाओं के कारण इसे जो है ये पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता था। इसके बाद देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक राजकीय आय को बढ़ाने के लिए करों में वृद्धि की योजना बनाई, और इस योजना को सबसे पहले दोआब क्षेत्र में लागू किया गया। दोआब क्या होता है? देखिए, दोआब क्षेत्र जान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है जो काफ़ी उपजाऊ होता है, उसी को दोआब कहते हैं। तो इसने क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजकीय आय को बढ़ाने के लिए करों में वृद्धि की योजना बनाई थी, और इस योजना को सबसे पहले दोआब क्षेत्र में। लेकिन जब इसने ये लागू किया था ना, तो वहाँ पे उस टाइम पे अकाल पड़ गया था, जिसके कारण क्या हुआ था कि फसल नहीं अच्छी हो पाई थी। तो इस तरह से ये फेल हो जाता है। फिर इसके बाद इसने प्रतीक मुद्राएं चलाई तो उसमें तांबे और कांसी के सिक्के चलाए, जिनका मूल्य चांदी के टंके के बराबर होता था। यानी इसने क्या किया, प्रतीक मुद्राएं चलाई जिनमें तांबे और कांसी के सिक्के चलाए, जिनका मूल्य जो होता था चांदी के टंके के बराबर होता था। देखिए, इसमें इनका कोई अपना वो चित्र वगैरह नहीं रहता था, जो कि होता है, कोई कोड इनका नहीं था। तो वो क्या हुआ कि काफ़ी नकली सिक्के बनने लगे। फिर इनका ये भी प्रतीक मुद्रा जो इन्होंने चलाई थी, ये भी मिशन क्या हुआ, फेल हो गया। इसके बाद इसने क्या किया कि राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली से देवगिरी ले आया, और देवगिरी का नाम ही इसने बदल के दौलताबाद रखा। यानी ये सब किया। फिर इसके बाद क्या किया, इसने खुरासान अभियान योजना चलाई। देखिए, खुरासान अभियान योजना जो था, ये हिमालयी क्षेत्र में कुमाऊं के पहाड़ी प्रदेशों में आरंभ किया गया था, और कहा जाता है कि इसका उद्देश्य था चीनियों की बढ़त को रोकना। जो खुरासान अभियान योजना चलाया गया था, इससे क्या किया गया था, इसको इसलिए चलाया गया था कि जो चीनी लोग थे उनकी बढ़त को रोका जा सके, इसलिए इसको चलाया गया था। ये भी असफल रहा। इसके बाद देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक कृषि विभाग, यानी जब वो किसानों ने अकाल पड़ गया तो किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया था, तो देखिए उनके लिए, उनकी सुनवाई हो, इन सब चीज़ों के लिए उसने एक अलग विभाग बनाया जो था दीवान ए कोही। इसने अलग एक विभाग की स्थापना की जिसे दीवान ए कोही कहा गया। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, दीवान ए कोही की जो स्थापना हुई थी वो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाई थी। ठीक, उसने तुगलकाबाद के समीप एक आदिलाबाद दुर्ग और जहांपनाह शहर बनवाए। कहाँ पे? तुगलकाबाद के समीप आदिलाबाद दुर्ग और जहांपनाह शहर बनवाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को हो गई, और इसकी मृत्यु के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जब हो जाती है 20 मार्च 1351 को, तो इसकी मृत्यु के पश्चात जो है मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक जो है गद्दी पर बैठा। देखिए, तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक का जो भाई था मलिक रजब, उनकी जो पत्नी थी वो भट्टी की राजकुमारी के साथ उनका विवाह हुआ था। उनके बेटे का नाम था फिरोज शाह तुगलक। इनके भी 3 बेटे थे, फतेह खान, जफर खान और नासिरुद्दीन महमूद शाह। और जो गयासुद्दीन तुगलक थे उनका एक ही बेटा था, मोहम्मद बिन तुगलक। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। देखिए, फिरोज शाह तुगलक जो था उसने 1351 से लेके 1388 ईस्वी तक शासन किया था। फिरोज शाह तुगलक 45 वर्ष की उम्र में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। इसके बाद फिरोज शाह दासों का शौकीन था। देखिए, फिरोज शाह जो था ये क्या था, दासों का शौकीन था, यानी इसे दास रखना काफ़ी ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा इसे पसंद था। इसके पास लगभग 1,80,000 दास थे। कितने? 1,80,000 दास थे। उसने दासों के लिए एक विभाग बनाया जिसे दीवान ए बंदगान कहा गया। देखिए, दासों के विभाग को क्या कहा गया था, दीवान ए बंदगान। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि दीवान ए बंदगान किससे संबंधित। तो ये दासों के लिए बनाया गया एक अलग विभाग था जो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था अपने शासनकाल में। ठीक, इसने अपने समय में लगभग 300 नगरों की स्थापना की। फिरोज शाह ने अपने समय में कितने नगरों की? 300 नगरों की लगभग स्थापना की थी, जिनमें हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, जौनपुर
ये प्रमुख थे। यानी ये जो राज्य हैं, वैसे तो इसने 300 नगरों की स्थापना की, लेकिन इसमें से हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, जौनपुर, ये जो हैं, ये नगर जो हैं, ये प्रमुख थे। उसके बाद देखिए, फिरोज शाह ने कठोर दंड और बड़े कर माफ कर दिए थे। यानी जो कठोर दंड थे या बड़े कर थे, उसको क्या किया, इसने माफ कर दिया। इसके बाद इसने नहरों, बांधों, यानी जो नहर बनवाए गए थे अभी हमने देखा, तो इसने और भी कई सारे नए नहरों का निर्माण करवाया था, बांधों का निर्माण करवाया, तालाब, अस्पताल आदि का निर्माण इसने अपने शासनकाल में करवाया था। यानी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में नहरों, बांधों, तालाबों, अस्पताल आदि का निर्माण जो है कराया गया। इसके शासनकाल में खिजनाबाद और मेरठ यूपी से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। कहाँ से? खिजनाबाद और मेरठ, जो कि यूपी में पड़ता है, वहाँ से क्या किया गया, अशोक के स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इसके शासनकाल में ये सारी चीज़ें हुई थी कि अशोक के स्तंभ जो थे उसको यूपी से ले जाके दिल्ली में स्थापित किया गया था। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात-ए-फिरोजशाही की रचना की। किसकी? इसकी रचना जो थी क्या थी? इसकी आत्मकथा जो इसकी रचना थी, इसकी अपनी जो आत्मकथा थी फतुहात-ए-फिरोजशाही, उसको क्या कहा गया? फतुहात-ए-फिरोजशाही। फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान-ए-खैरात की स्थापना की। किसकी? इसने, फिरोज शाह तुगलक ने, जो अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक विभाग बनवाया, उसे किस नाम से जाना गया? दीवान-ए-खैरात। किस नाम से जाना गया? दीवान-ए-खैरात के नाम से जाना गया। ठीक। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। अभी तक हमने देखा कि जो भी कर लगाए गए थे उससे ब्राह्मणों और महिलाओं को कर मुक्त किया गया था, यानी इनसे कर नहीं लिया जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? ब्राह्मणों पर भी कर लगा दिया था। ठीक। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक बना। तो हम लोग अब देख लेंगे फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए कर। देखिए, इसमें जजिया, जकात, खुम्स, खराज, ये 4 प्रकार के इसने जो है कर लगाए थे। कौन कौन? जजिया, जकात, खराज और खुम्स, ये 4 प्रकार के कर किसने लगाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बता दिया था, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया। यानी इसने, अभी तक हमने देखा कि सैनिकों पर कर लगाया जाता था और सारी चीज़ें थी। तो देखिए, जो सैन्य पद थे, यानी इनको कुछ ना कुछ दिया जाता था। ठीक। सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया गया। इसने 3 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया। वो 3 प्रकार की मुद्राएं कौन कौन सी थी उसको देख लेते हैं। संस्कानी, अध, विख, ये 3 प्रकार की मुद्राएं थी जो जिसका प्रचलन इनके शासनकाल में हुआ था, फिरोज शाह तुगलक के। इसके बाद देखिए, सितंबर 1388 में फिरोज शाह की मृत्यु हो गई। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद फतेह खान का बेटा तुगलक शाह द्वितीय उसका उत्तराधिकारी बना। अब देखिए, फतेह खान जो था वो फिरोज तुगलक का जो है बेटा था, सबसे बड़ा बेटा था। तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद जो फतेह खान था उसका बेटा तुगलक शाह, देखिए इसके फिरोज शाह तुगलक के 3 बेटे थे, फतेह खान, जफर खान और नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। तो जो फतेह खान थे इसके 2 पुत्र थे, एक था गियासुद्दीन द्वितीय, दूसरा था नुसरत शाह। तो जो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद फतेह खान का बेटा था तुगलक शाह द्वितीय, वो क्या हुआ? इसका उत्तराधिकारी बना तुगलक वंश का, जिसने 1388 से लेकर 1389 ईस्वी तक शासन किया। अब देखिए, 1389 ईस्वी में इसकी मृत्यु के पश्चात, जब इसकी 1389 तक इसने शासन किया, 1389 में क्या हो जाता है? तुगलक शाह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? इसका छोटा भाई अबू बकर शाह दिल्ली का सुल्तान बना। कौन बना? अबू बकर शाह
जो था वो दिल्ली का सुल्तान बना। इसके बाद तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक बना। तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और 1414 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो गई और तुगलक वंश का इस तरह से पतन हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही।